असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अपने नॉवल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। तुम बेफिक्र हो जाओ श्याम, मैंने सारा इंतजाम करवा दिया है। रूह आराम से पाकिस्तान पहुंचेगी, उसे वहां पर कोई मसला नहीं होगा। मैंने ड्राइवर का इंतजाम कर दिया है, उसे सीधा फातिमा बीबी के घर पर लेके जाएगा। यूजर ने उसे बेफिक्र रहने की नाकाम से कोशिश की, जबकि श्याम कमरे में इधर से उधर टहल रहा था और बार बार एक ही बात कर रहा था कि वो बहुत ही डर गई होगी। जानते हो यूजर, जब वो पहली बार यहाँ पर आई थी और पहली बार जब उसने मुझसे बात की तो उसने यही कहा था कि उसने कहा था कि वो जहाज में बहुत डर गई है, उसे बहुत ही डर लग रहा है। और उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं उसे कभी अकेले सफर नहीं करने दूंगा। मैं तो अपने आप से किया हुआ वादा ना निभा सका, और वो जो कहती थी कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो भी अपना वादा तोड़ गई। वो जब आएगी मैं उसे गलती की बहुत ही बड़ी सजा दूंगा और तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकोगे। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोला, जबकि हिजर उसी हाल पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो जब पाकिस्तान पहुंच जाए तो मुझे बता देना। हिजर कमरे से जा रहा था जब पीछे से शाम की आवाज सुनाई दी, तो वो सुनकर गर्दन हिलाता हुआ बाहर निकल गया। एयरपोर्ट के पर गाड़ी उसका पहले ही इंतजार कर थी। उसे उसके बारे में पूछकर उसे हिजर के बारे में बताया और फिर उससे फातिमा बीबी के घर के बाहर छोड़ आए। अपने मोहल्ले में पहुंचकर बहुत सारे लोग उसे पहचान चुके थे और वहां पर मारिया भी उसे देख चुकी थी, लेकिन अपने घर की तरफ जाने की बजाय वो फातिमा बीबी का दरवाजा खटखटाने लगे। फातिमा बीबी ने दरवाजा खुलकर उसे अपने सीने से लगाया। तेरे आने की खबर तेरा शोहर मुझे पहले ही दे चुका है, उसे मुस्कुराते हुए बताते हुए अंदर ले आई। शायद वो बात उसके यहाँ पर आने के बारे में मैं जानती थी। ईज़ा ने उसे अभी आकर बताया था कि रूह पाकिस्तान पहुंच चुकी है और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फुरकान को बुलाओ। जाम ने दूसरा ऑर्डर दिया। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? इस बेचारे ने हिज्जा ने कुछ कहना चाहा। इस बेचारे ने मुझसे मेरी जिंदगी दूर कर दी, उसे सजा जरूर मिलेगी। उसे मुझसे मेरी जिंदगी छीनी है, अब मैं उसकी जिंदगी छीनूंगा। अगले 10 मिनट में वही यहाँ पर होना चाहिए। हिज्जा ने फुरकान का अंजाम सोचा तो उसके अपने माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे आने लगे, लेकिन वो जानता था कि फुरकान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि उसकी गलती छोटी नहीं थी। वो जब से आई थी फातिमा बीबी के गोद में सर रखकर रोई जा रही थी। अगर तुझे वहां से आना था, इतना ही बड़ा बुरा लग रहा है, तो तू आई क्यों? रो वहीं पर रुक जाती अपने शोर के पास। अगर वो सही है तो क्यों आई तुझे छोड़कर? बस मेरा बच्चा, तू रोना बंद कर। और वैसे भी तूने इस वक्त उससे वक्त मांगा है। वो तुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो तेरे एक इशारे का मुंतजिर है। जब तू चाहेगी वो आ जाएगा तुझे लेने। पगली, वो कोई पगली, वो कोई चोर थोड़ी रहा है तुझे जो इस तरह रो रही हो। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे, अगर तुझे सब कुछ पता चल गया था तो वहां से वापस क्यों नहीं चली गई? फातिमा बीबी से प्यार से उसका सर अपनी गोद में रखे हुए आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बात कर थी। फातिमा बीबी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इस वक्त, लेकिन सारे रास्ते एक बार मैं समझी हूँ कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मुझे उनके पास वापस जाना है। लेकिन मैं नहीं जा पाई। जहाज की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। इज्जत भाई, मेरा मतलब है कि मामा ने मुझे जाने के लिए बोला तो मैं आ गई। मुझे नहीं आना चाहिए था ना, मुझे वहीं से लौट जाना चाहिए था। वो रोते हुए बोली, मैं क्यों आ गई फातिमा बीबी? वो रोते हुए बोली, क्योंकि तू एक औरत है। एक औरत अपनी मोहब्बत के दर्जा हमेशा बुलंद रहती है, लेकिन मर्द मोहब्बत नहीं करता, मर्द इश्क करता है। जब मर्द इश्क करता है ना, तो अना, जिद, गरूर सब कुछ छोड़ देता है। वो अपनी मोहब्बत के सामने घुटने टेक देता है। लेकिन औरत की मोहब्बत में जिद होती है, वो मोहब्बत के बदले में मोहब्बत चाहती है। खासकर जब उसे ये पता चल जाए कि वो मर्द उससे मोहब्बत करता है, तो वो मगरूर हो जाती है। तू भी तो मगरूर हो गई है ना? देख एलन तुझे कहां से कहां पर पहुंचा दिया, लेकिन तुझ में इतनी हिम्मत ना आई कि तू उस शख्स के पास रुका चली जा जो तेरे लिए रोता रहा है। उस शख्स से मोहब्बत में तुझे गरूर दिया है और तू उसका गरूर तोड़कर आ गया। बहुत बुरा किया तूने रूह, बहुत बुरा। एक दिल के कई टुकड़े कराए, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला। जा, लौट जा उसके पास। बुला ले, कितना वक्त दिया है उसने तुझे? फातिमा बीबी ने पूछा। 1 महीना, रूह मुसम्मे से बोली। आशिका तेरा पहले आ जाएगा, आजमा कर देख ले। इस इम्तिहान में भी पूरे 100 नंबरों से पास होगा। उठ जा, जाके नमाज अदा कर, खुदा से माफी मांगा। वो सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा। फातिमा बीबी कहते हुए आस्था से उसके करीब से उठी। फातिमा उसके सामने जमीन पर फुरकान उसके सामने जमीन पर पड़ा हुआ था। शाप उसे एयरपोर्ट से पकड़ कर लाया था, जो कि शाम से डरकर मुल्क से फरार हो रहा था। मुझे माफ कर दो डेविल, मुझसे गलती होगी। मैं नहीं जानता था कि भाभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, मैं तो बस उन्हें ये बता रहा था। फुरकान भी बोल ही रहा था कि जब जाम ने एक प्लास्टिक शाप को उसके मुंह पर चढ़ा दिया। जानते हो फुरकान, सांस रोकना किसे कहते हैं? इसे। वो शापर को जोर से पकड़ते हुए उसके सांस बंद करने लगा। कैसा महसूस हो रहा है? सांस रुक रही है ना? जान जा रही है ना? मेरी भी जा रही है। पिछले 8 घंटे से पल पल मर रहा हूँ, एक एक सेकंड तड़प रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यही मेरा हाल है। मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जीने नहीं दूंगा। अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझसे क्या छीना है। वो शापर को मजीद कस कर पकड़ते हुए बोला। जब फुरकान ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर अपना मुंह छुड़वाना चाहा, अभी तुम मरे नहीं हो फुरकान। जब मर जाओगे ना,
मैं छोड़ दूंगा। वो पुरस्कून अंदाज में बोला, क्यों तरफ तरफ कर मारना चाहती हो? मैं तुम्हें आसान मौत दे रहा हूँ। उसने मजामत ना छोड़ी तो जनाब ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसकी मजम्मत इग्नोर करता हुआ उसके पीछे की तरफ दिखा दे चुका था। देखते ही देखते वो आग की लपेट में आने लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी, मगर इस आग से बचाने वाला कोई ना था। एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन रूह में इतनी हिम्मत ना आई कि शाम से बात कर सके। और ना ही शाम ने उसे फोन किया था। दोनों तरफ से खामोशी थी। रूह अपने फैसले और नादानी में पछता रही थी, जबकि जाम उसकी तरफ से पहल का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। यूजर से यकीन दिला था कि वह वापस जरूर आएगी। तुम आज भी घर नहीं गए? यूजर जैसे अपने ऑफिस आया था उसे आपस में बैठा देखकर पूछने लगा। जब से रूह की थी वो वापस अपने घर ना गया था। क्यों जाऊं घर? ये कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है? इंतजार करने वाली तो छोड़कर चली गई। जाम कुर्सी की पूछ के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए बोल रहा था। सुबह आंखें रात पर ना सोने की निशानदेही काट चुकी थी। शराब पी है तुमने? जने से करीब आकर पूछा। तुम जानते हो मैं पीना छोड़ चुका हूँ। जो चीज मेरी रूह को पसंद नहीं है वो मुझे भी पसंद नहीं है। वो अभी भी उसी के अंदाज में बोला था। रूह को तुम्हारी उदासी भी पसंद नहीं है। उसके करीब बैठकर कहने लगा, अगर उसे मेरी उदासी पसंद ना होती तो कभी छोड़कर ना जाती। घर जाओ शाम। हालत देखो अपनी। जब से वो गई है शेव तक नहीं की तुमने। रूह से पहले भी तुम्हारी एक जिंदगी थी, उससे पहले भी तुम जी रहे थे, तो अब क्यों नहीं? यूसुफ का उस पर फैसला गुस्सा आने लगा था, जो गुस्से के रूह के लिए अपना बर्बाद कर रहा था। तुम कभी नहीं समझ सकते ही सर। वो लड़की मेरी जान है। वो इस दुनिया की पहली लड़की है जो मुझे मेरी जान कहकर पुकारती है, जो मुझे कहती है कि वो मेरी सांसों में बसती है। उसके बगैर सांस नहीं ले सकता मैं। और तुम कहती हो कि उसके बगैर जी लूं? हाँ, उससे पहले मेरी जिंदगी थी, उसके बाद कुछ नहीं। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई है ना, तो मर जाऊंगा। तुम्हारे वादे पे जिंदा हूँ, याद रखना। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता हुआ बाहर निकल गया। फातिमा बीबी, आपने तो कहा था कि वो मुझे बुला लेंगे, लेकिन वो तो मुझे फोन ही नहीं कर रहे, तो खुद कर लो। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन रूह अब रोने वाली हो गई थी। मैं कैसे करूं? वो मुझसे नाराज होंगे। अब रूह की आंखों में सचमुच आंसू बहने लगे। तो क्या तुझे शोर को मनाना नहीं आता? वो नाराज नहीं होते मुझसे, रूह ने बेबसी से कहा। मामू को फोन करती हूँ, लेकिन वो भी तो मुझसे नाराज है। वो फिर से उदासी से बैठ गई। शाह भाई को फोन करूं, लेकिन मैं उनमें से तो किसी का नंबर नहीं है मेरे पास सिर्फ शाम का नंबर है। वो मोबाइल हाथ में रखे सोचे जा रही थी, और फिर सोच सोच कर थक चुकी तो बैठ कर रोने लगी। वो जब से यहाँ पर आई थी एक चीज उसने बहुत ही महसूस की थी कि फातिमा बीबी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। वो अक्सर खांसती रहती। वो दो तीन बार उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस मौसम की वजह से उन्हें खांसी है। फातिमा बीबी, आपके बाल बहुत ही झड़ने लगे हैं। उनके करीब बैठी थी जब वो अपने बाल बनाने लगी। अरे, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, बाल तो गिरने ही। वो अभी यही सारी बातें कर रही थी कि दरवाजा खुलकर तनसीम और मारिया अंदर आई। वो एक हफ्ते से उन्हें इग्नोर करने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। उन्हें आता देखा वो अंदर जाने लगी जब मारिया बोल उठी, देखो अम्मा, मैडम को दबे से क्या होकर आगे नहरे ही नहीं खत्म हो रहे। चल बेटा, बहुत हो गए नहरे, अब चल, सारा घर गंदा पड़ा है, वो जरा झाड़ू पोंछा ही लगा दे। तंजीम ने मारिया को बोलने से रोकना चाहा। अरे अम्मी छोड़ो, दुबई से आई है, आ तो गई है ना, उसके नसीब में यही सब कुछ करना लिखा है। नहीं मारिया बाजी, मेरे नसीब में सब कुछ करना नहीं लिखा। मेरे नसीब में क्या लिखा है, मोहल्ले के बीच में खड़ी होकर बताऊंगी। उसे लगा था कि शायद वो लोग जरा सा शर्मिंदा होंगे, लेकिन वो तो उसे बेच के सुकून की जिंदगी गुजारे थे। मारिया की बात ने उसे मजीद गुस्सा दिलाया। पूरे मोहल्ले को चला चला कर बताऊंगी कि कैसे आपने शम्स के हाथों मुझे बेच दिया। क्या लगता है आपको कि लूट कर आई हूं मैं? जी नहीं, मेरी इज्जत का मुहाफिज मेरा अल्लाह है, और उसके बाद मेरा शोहर। आपके इरादे कामयाब नहीं हुए, उससे पहले कि मैं इस पूरे मोहल्ले में आपकी कोरी की भी इज्जत ना छोड़ू, निकले यहाँ से। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन आज वो अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल देना चाहती थी। वो माँ होकर ये बेटी को बेच सकती हैं, तो फिर वो बिकी हुई लड़की होकर अपने हक के लिए लड़े क्यों ना? वो फिर जिस तरह से उसका मामू सिर्फ उसको एक झलक देखने के लिए तड़पा था, वो क्यों उसे हमदर्दी जताती? लगता है आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे, मुझे ही बाहर निकलना होगा। वो कदम बाइक की तरफ उठाने लगी जब तंजीम ने उसका बाजू पकड़ लिया। ना जाने क्यों वो औरत अब उससे सदियों की बीमार लगी। शायद बेटी की जुदाई ने उसे बहुत ही बदल दिया था। तानिया घर से भाग गई थी। ये खबर तो उसे यहाँ पर आते ही मिल चुकी थी, जबकि मारिया वो वैसी ही थी जैसे छोड़कर गई। तुम कहीं मत जा, हम जा रहे हैं। तंजीम की आवाज में नदामत थी, शर्मिंदगी थी, इल्तिजा थी, जिसे ना तो वो सुनना चाहती थी और ना ही तंजीम की शक्ल देखना चाहती थी। वो तो कहीं बातें लेकर आई थी उसे सुनाने के लिए, लेकिन उसकी हालत देखकर मजीद एक लफ्ज ना बोल पाई। बस अपना हाथ छुड़ाकर अंदर कमरे में चली गई। तुम आज भी घर नहीं गए? वो ऑफिस आया उसे बैठा देखकर पूछने लगा। तुम्हें बता चुका हूँ, जब रूह वापस आएगी तब जाया करूंगा। फिलहाल मुझे वो घर काटने को दौड़ता है। जहर लगता है मुझे वहां पर जाना। रूह के बगैर सब कुछ हाली हाली है। उसकी आवाज से सुना दो।
हिजर कितने दिन हो गया उसकी आवाज नहीं सुनी। शाम ने कहा, आज उसे गए हुए 13 दिन हो चुके हैं। हिजर उदासी से मुस्कुराया। 13 दिन नहीं हिजर, पूरे 13 दिन 10 घंटे 45 मिनट। शाम ने कहा, वो वापस आ जाएगी। उसने फातिमा बीबी का नंबर मिलाते हुए शाम से कहा, उसे वापस आना पड़ेगा हिजर। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा बीबी कैसे हैं यहाँ पर? हिजर के पूछने की देर थी कि वो दौड़कर फातिमा बीबी के करीब आ बैठी। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी रूह का शोर कैसा है? उन्होंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। जी, वो तो बस ठीक ही है। उसकी जान तो आपके पास है, वो बाहर है। मेरा रूह से बात करने का बहुत ही दिल चाह रहा था, इसलिए फोन कर लिया। हिजर ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये लो बेटा, बात करो। वो फोन उसकी तरफ बढ़ाकर उठकर चली गई, जबकि हिजर ने फोन उसकी स्पीकर पर डाल दिया। हेलो हिजर भाई, मेरा मतलब है मामू कैसे हैं आप, और वो कैसे हैं? वो बहुत ही मध्यम सी आवाज में बोली। जबकि उसके मामू कहने पर जहाँ हिजर का दिल खुश हो गया था, वही उसके वो कहने पर शाम खिल उठा था। तुम्हारा वो जैसा छोड़कर गई थी वैसा ही है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिजर ने एक नजर शाम की तरफ देखा, जो उसे आंखों के इशारे से उससे अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर रहा था। वो भी बात कर रहे थे कि रूह को बढ़ते शोर की आवाज आने लगी। मामू, घर से शोर की आवाज आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। वो जल्दी से फोन रखकर बाहर की तरफ चली गई। अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गया। मुझे लगा था कि वो मुझे बहुत ही प्यार करेगा, मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन उसे सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार था। वो मुझे शादी का झांसा देकर मेरी इज्जत दो कौड़ी का कर गया। तानिया तंजीम के कदम में गिरी रोई जा रही थी, जबकि पूरा मोहल्ला उस पर लाना डालने को मसरूफ था। किस मुंह से आई हो यहाँ पर वापस? बेवा माँ को जीने दो 4 दिन, दफा हो जाए यहाँ से। मोहल्ले वाले उसे बातें सुनाने में मसरूफ थे, जबकि तंजीम दरवाजा अंदर से बंद किए हुए रोई जा रही थी। सब उसे बातें सुना सुनाकर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे, जब फातिमा बीबी ने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटा अंदर। तुम्हारी गलती का तुम्हारी गलती काबिले माफ नहीं है, लेकिन वो माँ है, आज नहीं तो कल उसका दिल पिघल ले जाएगा। फोन बंद होने के बाद ही उससे इधर उधर की बातें करने लगा। वो चाहता था कि उसका ध्यान बढ़ जाए, लेकिन वो ये भी जानता था कि शाम का ध्यान कभी रूह से नहीं हटेगा। आज वो इंस्पेक्टर एक जरूरी मीटिंग के लिए दुबई आने वाला है। ये मौका अच्छा है सदीक का इंतकाम लेने के लिए। जिस तरह से उसने सदीक को जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया था, उससे एक एक सांस के लिए मोहताज कर दिया था, हम उससे भी बुरी मौत देंगे उसे। याम ने गुस्से से कहा और फिर उसको बताने लगा, जानते हो सर, अगर वो ये सब कुछ अपने फर्ज के लिए करता शायद मुझे माफ कर देता, लेकिन ये सब कुछ उसने पैसे के लिए किया। उसने हमसे हमारा दोस्त, हमारा बड़ा भाई छीन लिया। उस जैसा फर्ज से गद्दारी करने वाले शख्स के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो मुसम्मा को लेकर वक्त पर पहुंच जाना। वो अपने बाप के कातिल को अपने हाथों से मारेगी। वो तानिया को अपने घर के अंदर लेकर जाने लगी, जहां पर वो रूह को अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दे रूह, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। बचपन से लेकर जवानी तक बेवजह बेमतलब तुम पर हाथ उठाती रही, तुम्हें जलील करती रही, और देखो आज मैं खुद ही जलील होकर आ गई। मुझे लगा था कि उस दुनिया का सबसे अच्छा शख्स है जिससे मैं बहुत ही खुश रखेगा, लेकिन उसने तो मुझे दो कोड़ी करना छोड़ा। मैं कहीं के ना रही, तानिया रोते हुए बोली, जबकि वो यूं ही उसे अपने साथ लगाए हुए चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। इज़ा न जाने मुसम्मा को अपने साथ लेकर कहाँ पर जा रहा था। पता था तो बस इतना कि आज वो किसी बहुत ही बड़े मकसद के लिए कहीं बार जा रहे हैं। सड़क पर अंधेरा था, बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी कमाल का इजाफा हुआ था। वो लोग वहां पर पहुंचे। यार में एक आदमी को सर पर पहन के उसके सर पर खड़ा था। उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शायद नहीं यकीनन वो पुलिस वाला था। इस पुलिस वाले के साथ उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है, और मुसम्मा का यहाँ आना इतना जरूरी क्यों था? आओ मुसम्मा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यामिन से देखकर पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाया। ये है तुम्हारे बाप का कातिल, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, खत्म करो उसे। वो पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाकर कहने लगा। जब उसको देते ही मुसम्मा का खून खोल उठा था। ये तो था उसके बाप का कातिल, जिसने एक एक सेकंड उसके बाप को तड़पाया था। ऐसी मौत उसे सोचकर लोग काम कर रह जाते, वैसे मौत उसके बाप को दी थी। देखने उसे से कहीं ज्यादा उसे अपने बाप की मौत का सोचकर रोना आ रहा था। उसकी इस पर रहम न आया था। वो तो सबकी भलाई चाहने वाला इंसान था। मुसम्मा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी हिम्मत है। यामिन उसके हाथ से पिस्तौल लेना चाहा। जो मुसम्मा को अपने हाथ पर किसी के हाथ की सख्त गिरफ्त महसूस हुई, तो उसने पीछे मुड़कर देखा, तो शार्प उसके हाथ पर हाथ रख खड़ा था। नहीं डाबल, मुसम्मा कमजोर नहीं है, सामने देखो, वो तुम्हारे बाप का कातिल है। यही है वो शख्स जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगी? शार्प ने पूछा। तो उसने रोते में नफी में गर्दन हिलाई। तो सामने देखो, उसने उसकी जिंदगी छीन लो, जिस तरह से उसने तुम्हारे बाप से उसकी जिंदगी छीन कर तुम्हें यतीम कर दिया। मुसम्मा ने उस शख्स की तरफ देखा जो जमीन पर बेहोश पड़ा था, जब शार्प ने उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल के ट्रैगर पर जोर डाला। देखते ही देखते एक गोली उससे निकली और सामने पड़े आदमी को लगी। वो आदमी
जरा सा हिला फिर बेजान हो गया। मुबारक हो मुसम्मा, सिद्दीक का कातिल मार गया, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। शाह के कहने की देर थी कि मुसम्मा उसको सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि हिस्सा ने हुशी से शाम को गले लगा लिया। तभी शाम का फोन बजने लगा। फोन पर फातिमा बीबी का नमक जगमगा रहा था। उसने फोन फोन उठाया। हेलो मामू, रूह की आवाज गूंजी। मैं हूँ जाम। जाम ने कहा और अगले लम्बे फोन बंद हो गया। जाम को रूह की इस हरकत पर गुस्सा आया था। अपने मामू से मेरा हाल पूछ सकती है, मुझसे बात करते हुए जान जाती है, सारे हिसाब जकाओगी रूह बीबी, इतनी आसानी से माफ तो मैं भी नहीं करूंगा। वो गुस्से से वापस फोन जेब में डाल चुका था। रूह ने भी शाम के फोन पर फोन किया ही था कि बहाना तो हिजर का था। वो हिजर से बात कर रही थी और कुछ नहीं तो शाम की आवाज ही सुन लेती। तभी फातिमा बीबी बेहोश हो गई थी और तानिया की चीख के साथ वो वापस कमरे से बाहर भागी थी। तानिया बाजी, इन्हें अचानक क्या हो गया है? वो फिक्रमंदी से के करीब बैठी। पता नहीं रूह अचानक से बेहोश हो गई है, चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, तानिया ने कहा तो वो फौरन से अपनी चादर लेकर उठ गई। मसूमा बहुत उदास थी और हर कोई उसकी उदासी की वजह जानता था। मसूमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस मकसद के लिए तुम यहाँ पर आए थे, तुम जो करना चाहती थी वो मकसद पूरा हो गया। तुम्हारे बाप का कातिल अपने अंजाम तक जा पहुंचा है। हम सब समझ सकते हैं तुम्हें सिद्दीकी बहुत ही याद आ रही है ना? सच कहूं तो हमें भी उनकी बहुत ही याद आती है। जब भी एक बड़े भाई की जरूरत होती है, उनकी याद आती है। जब भी कोई बात समझ में नहीं आती है, तब ये सोचने लगती हूँ कि किससे जाकर नसीहत लूं। जब भी परेशान होती हूँ, कोई नहीं मिलता हदायत देने के लिए। वो मुझे अपनी बेटी कहते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि उनकी बेटी कितनी खुश नसीब है जो उनकी असली बेटी है। अब रोना बंद करो, आज तो खुशी का दिन है। तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ है और हम तुम्हारा दूसरा ख्वाब पूरा करने के बारे में सोचेंगे, लैला ने कहा। दूसरा ख्वाब? दूसरा कौन सा ख्वाब? मुसम्मा ने पूछा। अरे, तुम्हें दुल्हन भी तो बनाना है, लैला ने शरारत से कहा। तो वो शर्माई। इतना मत शर्माओ यार, शाह दुल्हा बनने से पहले ही शहीद हो जाएगा, लैला ने मुस्कुराकर कहा। तो शाह के बारे में सोचकर वो भी मुस्कुराने लगी। देखें, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है, उनका खास ख्याल रखें, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। दुआ करें कि जो कुछ मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ना हो, डॉक्टर ने उन्हें अच्छी उम्मीद न दिलाते हुए कहा। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर? तानिया ने कहा। देखें, मैं बेकार में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। बस इतना ही कहता हूँ कि अच्छी खबर नहीं है। और आप दोनों उनकी बेटियां हैं? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, हम उनकी बेटियां नहीं है, हम उनके पड़ोसन में रहती हैं। उनका बस एक ही बेटा है जो यहाँ पर नहीं होता, तानिया ने तफसील से बताया। आप उनके बेटे को बुलाएं यहाँ, बेहतर होगा। कि बाकी तो हम आपको कल ही रिपोर्ट आने के बाद बता सकते हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि उन्हें इस वक्त उनके अपनों की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा। जबकि रूह परेशानी से तानिया को देख रही थी तो वो खुद भी बहुत ही परेशान थी। तानिया बाजी, आप फातिमा बीबी के बेटे को जानती है? रूह ने पूछा। नहीं रूह, मैं तो मोहल्ले वालों से ही सुना है कि उनका कोई बेटा है जो एक बार यहाँ आया था, उसके बाद वापस नहीं आया, तानिया ने बताया। जब उसकी बात सुनकर रूह और परेशान हो चुके थे। तो हम उनको कैसे बताएंगे कि फातिमा बीबी की तबीयत के बारे में? फातिमा बीबी से ही पूछेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कहाँ है आपका बेटा? फोन करें उसे, जहाँ पर बुलाएं। डॉक्टर ने कहा है आपको आपके अपनों की जरूरत है। वैसे हम उसे ज्यादा आपके अपने हैं, लेकिन फिर भी वो आपका बेटा है, उसे पता होना चाहिए आपकी तबीयत के बारे में। चले, फोन करके बुलाएं उसे। डॉक्टर ने कहा है कि अब आपका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। रूह उनकी मेडिसिन निकालते हुए पानी का गिलास लेने बाहर जाने लगी, जब अचानक उसका सर घुमा। उसे पहले कि वो गिर जाती, जल्दी से दरवाजा पकड़कर खड़ी हुई। तानिया फौरन उसकी तरफ आ गई। क्या हुआ है रूह, तुम ठीक तो हो? जी तानिया, मैं ठीक हूँ, बस जरा सा सर चकरा गया। ये चक्कर तो तुझे बहुत दिनों से आ रही है। रूह, तू ठीक तो है ना? आज हॉस्पिटल गई थी तो चेक क्यों नहीं करवाया? मैं ठीक हूँ फातिमा बीबी, और मैंने चेकअप करवाया था। रिपोर्ट्स तो फातिमा के पास ही, पता नहीं क्या आया होगा रिपोर्ट्स में। रूह उदासी से बोली। तुझे क्या लगता है क्या होगा रिपोर्ट्स में? फातिमा बीबी ने पूछा। मुझे क्या लगेगा, मुझे कुछ भी नहीं लगता। वो शर्माते हुए बाहर चले गई। फातिमा बीबी, उसे क्या हुआ है? तानिया ने फातिमा बीबी को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं, जल्दी है बिल्कुल। जा पानी लेकर आ, गोलियां देकर मेरे हाथ में रख दी हैं मेरी, और पानी देने की जगह शर्माई जा रही है। फातिमा बीबी मुस्कुराते हुए तानिया को पानी लाने भेजा। आज बहुत दिनों के बाद वो घर आया था। पूरा घर हाली हाली लग रहा था। रूह की कमी हर चीज में शिद्दत से महसूस हो रही थी। कितना तनहा था वो उसके बगैर, लेकिन बहुत ही गुस्सा भी। उसकी आवाज सुनते ही उसने फोन काट दिया। वो अपने कमरे में आकर बैठा। बस बहुत हो गया रूह, अब मैं मजीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन जब तक तुम बुलाओगे नहीं मैं कैसे आऊंगा? प्लीज बुला लो रूह। वो मोबाइल पर उसकी तस्वीर देखते हुए बोला, और फिर फातिमा बीबी का नंबर मिलाने लगा। बैटरी लो है, उसे बैटरी को देते हुए कहा। कौन सा? रूह ने मुझसे बात कर लेनी है। वो फोन उठाकर बाहर अपने मोबाइल का चार्जर प्लग करने लगा था, जब नजर
एक फाइल पर पड़ी जिस पर मिसिस जाम काजमी लिखा था। ये वही रिपोर्ट थी जो उस दिन वो हॉस्पिटल से लाई थी। मुसम्मा के जाने से पहले बताया भी था कि रिपोर्ट बाहर टेबल पर पड़ी है। उसे जल्दी से फाइल उठाकर खोली, लेकिन रिपोर्ट पढ़कर वो बेयकीनी से बार बार पढ़ने लगा। रूह प्रेग्नेंट, मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरा बच्चा। रूह माँ बनने वाली है, उसकी खुशी की कोई इम्तहान आ रही थी। इस वक्त वो अपना सारा गुस्सा, हर नाराजगी भुला चुका था। उसने जल्दी से फोन निकाला। हेलो, हेलो, हेलो सैम, मैं बात कर रहा हूँ श्याम। श्याम ने जल्दी से बताया, जबकि उसकी आवाज सही सैम को उसकी खुशी का अंदाजा लगा चुका था। शायद रूह वापस आ चुकी थी, तभी तो उसको फोन मिलाकर अपना तारीफ करवा रहा था। आगे बोल, मैं जानता हूँ तू श्याम बात कर रहा है, श्याम ने कहा। मैं बाप बनने वाला हूँ, जाम ने खुशी से बताया। बहुत बहुत मुबारक हो जाम, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं चाचा बनने वाला हूँ। तू वापस आ गया क्या, साम ने पूछा। जाम की खुशी मन पड़ गई थी। नहीं, लेकिन आ जाएगी, मैं ले आऊंगा उसे। जाम ने जल्दी से फोन बंद किया। अगला फोन उसने हिज्जे को मिलाया था। मैं अपनी रूह को लेने जा रहा हूँ, उसे सलाम दबाकर तुकल्लुफ़ किए बगैर कहा। हिज्जे को लगा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं टिकट बुक करवा दूं? अब वो जाम से यही पूछ सकता था। हाँ, पहले मिठाई मंगवा कर सबको बांट, फिर मेरी टिकट बुक करवा। मिठाई किस लिए? रूह को वापस आने तो दे। हिज्जे को जाम किसका वाल लगा था। अब बे मिठाई रूह की वापसी की खुशी में नहीं, मेरे बाप बनने की खुशी में है। क्या? कब की बात है ये? जिस दिन रूह यहाँ से गई थी उस दिन की, श्याम ने बताया। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मुझे क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से पता है तुम्हें, और तुमने उसे जाने दिया। हिज्जे को अब उस पर गुस्सा आने लगा। ओ भाई, मुझे नहीं पता था, मुझे तो आज पता चला है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इसलिए अस्पताल गई थी। है, छोड़ो इन सब बातों को। मुझे पाकिस्तान जाना है अपनी रूह के पास। ओके पास, मैं दो टिकट बुक करवाता हूँ, एक तेरे लिए एक अपने लिए। हम दोनों चलते हैं, हिजर ने खुशी से कहा। हिजर, वो माँ बनने वाली है, बनी नहीं है, इसलिए तो नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। उसे लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा, जाम ने उसके अनुमान में पानी फेरते हुए कहा। अब बोल, ओके बॉस। जाम ने बाकायदा उसका मजाक उड़ाया तो हिस्सा हंस दिया। कितने दिन के बाद वो खुश था। रात के 12 होने वाले थे। थोड़ी देर में नया साल शुरू होने वाला था जब फातिमा बीबी वॉशरूम जाने के लिए उठी। रुके 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 फातिमा बीबी, अभी मत जाए। रू ने रोकना चाहा। क्यों ना जाऊं? फातिमा बीबी ने हैरानगी से पूछा। अरे फातिमा बीबी, 5 मिनट में नया साल शुरू होने वाला है। अगर आप वॉशरूम में 5 मिनट लग गए तो आप जाएंगे 2019 में और वापस आएंगे 2020 में। रू ने तानिया के हाथ पर हाथ मारते हुए क्या लगाया। रुक जा, मुझसे मस्ती करेगी तुम? फातिमा बीबी उसका कान रोका वॉशरूम में चली गई। कितनी शरारती होगी हो तुम, तानिया से देखकर हंसते हुए बोली। तभी दरवाजा बजा। हाय, ये 2020 की शुरुआत से पहले ही कौन आ टपका है? बेवकूफ लगते वक्त कौन हो सकता है? फातिमा बीबी तो वॉशरूम में है, पता नहीं दरवाजे पर कौन है। बाजी, आप जाकर देखिए ना, पता नहीं कौन होगा, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। रू बिस्तर में गुस्से में बोली। हाँ तो क्या सिर्फ तुम्हें डर लगता है? मुझे नहीं लगता। मैं नहीं जा रही। तानिया भी बिस्तर में घुस गई थी और दरवाजा मसल से बज रहा था। मजबूरन रू को उड़कर दरवाजे की तरफ जाना पड़ा और बूढ़ी आदत जो कि जाम की डांट खा खा कर ना गई थी, उसने बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। हैप्पी न्यू ईयर मेरा बच्चा। वो बेयकीनी से सामने खड़े मुस्कुराते हुए उस शख्स को देख रही थी, जबकि वो अपना डिम्पल की नुमाइश करता हुआ झुककर उसका गाल चूम चुका था। जान, रू बस इतना ही बोल पाई। तुम्हारा जाम। उसे पहले कि जाम आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगाता, पीछे से फातिमा बीबी आ गई। जान, मेरे बच्चे। फातिमा बीबी बाहें फैलाए उसकी तरफ आ रही थी, जबकि जाम ने आगे बढ़कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। अम्मी, और उनके गले लग गया था, जबकि फातिमा बीबी जारू की तरह रोते हुए उसके नपूछ के अपने लबों से चूम रही थी। मेरा बच्चा तू वापस आ गया, वो रोते हुए बोली। आपने तो नहीं बुलाया, पर मुझे तो आना ही था। उनके आंसू साफ करते हुए एक बार फिर से उन्हें अपने गले से लगाने लगा, जबकि रूह दरवाजे पर खड़ी उन्हें बेयकीनी से इन दोनों को देख रही थी। तो क्या जान फातिमा बीबी के बेटे? रात तकरीबन 2 बजे वो अपने घर से अपनी सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई थी, जो उसकी शादी के लिए उसकी माँ और भाई ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो लोग धूमधाम से उसकी शादी करना चाहते थे, अपनी इकलौती बहन की जिंदगी में खुशियां लाना चाहते थे। लेकिन वो मोहब्बत की राह में बहुत ही आगे निकल चुकी थी, इतनी आगे कि उसे इस मोहब्बत के सामने अपनी माँ और भाइयों की मोहब्बत भी बेमोल लगने लगी। रेलवे स्टेशन पर इब्राहिम बेताबी से इंतजार कर रहा था। आपने जो कहा था, मैं सब कुछ ले आई हूँ इब्राहिम, लेकिन काश अगर घर वाले मान जाते तो मैं कितनी खुशी से आपके साथ रुखसत होती, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी नहीं लिखी। तुम घबराओ नहीं फातिमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ से चलते हैं, हम निकाह कर लेंगे। इब्राहिम उसका हाथ थामते हुए ट्रेन में सवार हो गया, जबकि वो अपना शहर, अपने माँ भाइयों की इज्जत को पैरों तले रोनते हुए उसके साथ होगी। वो बड़ी मस्जिद के कारी साहब की सबसे छोटी और इकलौती बेटी थी। उनके 3 बड़े भाई थे। कारी साहब के बाद उसके भाइयों ने बहुत ही लाड प्यार से उसे पाला था, और आज इन भाइयों का सर झुकाते हुए फातिमा ने एक बार भी ना सोचा शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है, बागी कर देने वाली। ये बस एक इंसान के साथ जोड़ देती है, जज्बात भी, एहसास भी। ये इतनी खुदगर्ज होती है
कि किसी तीसरे को बीच में शामिल नहीं होने देती। शादी के बाद कुछ अर्से तक उसे इब्राहिम की मोहब्बत देखने को मिली। जल्द ही उस पर इब्राहिम की हकीकत खुलने लगी। इब्राहिम एक नशेई और जुआरी इंसान था जिसे वक्त तो बाद फातिमा की खूबसूरती ने अपनी तरफ राग़िब किया था। जल्दी ही उस पर से फातिमा का नशा उतर गया और वो अपने पुराने कामों में इस हद तक मगन हो गया कि उसे फातिमा का होश भी ना रहा। फातिमा की सारी चूड़ी और पैसा जो अपने घर से लेकर आई थी वो तो पहले ही उससे उसे लेकर उड़ा चुका था। इसके लिए किसी भी लड़की को अपनी तरफ राग़िब करना कोई बहुत ही मुश्किल काम न था। वो इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उसे एक बार देखकर उसकी तरफ मतवज्जो हो जाती। उसकी आंखों में ऐसा सहर था जो किसी भी लड़की को आसानी से अपना शिकार बना देता था। फातिमा भी उसका एक शिकार थी, लेकिन फातिमा की खूबसूरती ने ही उसे शादी करने में मजबूर किया था, जिस पर अब वो पछता रहा था, क्योंकि फातिमा की जिम्मेदारी उठाना उसके बस से बाहर था। वो भी तब जब वो मां बनने वाली थी। उसे फातिमा को बहुत ही मजबूर किया कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन फातिमा ने उसकी एक न मानी। खुद ही घर में मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा अपने बेटे की जिम्मेदारी उठाई। इब्राहिम, तूने असगर के पैसे वापस नहीं किए, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो तुझे हर तरफ ढूंढ रहा है, जा भाग जा यहाँ से, उससे पहले कि वो तेरी जान ले ले। जब नशे की तरफ हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो वो लोगों से उधार लेने लगा। उन्हीं में से एक असगर भी था, जो कि एक बहुत ही बदनाम गुंडा था। लोगों को कत्ल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोर थी खूबसूरत औरत, जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो लोगों को उधार देता और जब लोग उसका उधार ना चुका पाते तो वो अक्सर उनकी औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन करता था। और इसी तरह से एक बार उसने फातिमा को देख लिया था, ये जानते हुए भी कि वो एक 12 साल बेटे की माँ है। जबरदस्ती उसने इब्राहिम को इतना पैसा दे दिया जिससे वो झुका ना पाए, और एक नशे इंसान के लिए पैसा रोना कोई मुश्किल बात ना होती। इब्राहिम ने बस सारा पैसा नशे में उड़ा दिया और अब असगर उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। असगर भाई, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं आपके सारे पैसे झुका दूंगा। और कितना वक्त चाहिए तुझे? 6 महीने से तो वक्त दे रहा हूँ, अब मुझे मेरा पैसा इसी वक्त चाहिए, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं, खुदा के लिए मुझे मत मारे, मेरा एक बच्चा है, मेरे बाद वो यतीम हो जाएगा। किसके सहारे जिएगी मेरी बीवी? रहम करे मुझ पर, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे सारे पैसे एक ही रात में चुका सकता है। असगर ने अपने शातराना दिमाग से चाल चलते हुए कहा, तू बड़ी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, वो एक ही रात में तेरा कर्जा चुका देगी। असगर हवस सदा लहजे में बोला, नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो बहुत ही पकीजा है। वो ऐसा घटिया काम कभी जिंदगी में नहीं करेगी। तेरी जान बचाने के लिए तो करेगी ना। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जा, अपनी बीवी को मेरे पास लेकर आ। बल्कि आज मैं तेरे घर पर आऊंगा, अगर मानता है तो ठीक, वरना तेरी बीवी बच्चे के सामने तेरी जान ले लूंगा और फिर उसे एक रात नहीं बल्कि जब तक चाहूं अपने पास रखूंगा। हा हा हा। असगर की अकल लगाता वहां से निकलता चला गया। फातिमा ने एक जोरदार थप्पड़ इब्राहिम के मुंह पर दे मारा। ये तो पता था कि तुम घटिया हो, नशेई हो, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम मेरा ही जुआ खेलकर आ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे बेचने की, घटिया इंसान। तुम्हारे साथ आकर मैंने पिछले 14 साल से पछता रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी इतने गिरे हुए नहीं लगे कि ये हरकत करोगे। मैं आज तक तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं गई कि मुझे तुम्हारी नजरों में अपने लिए इज्जत नजर आती थी, वरना तुम जैसे नशेई और जुआरी इंसान के साथ एक पल गुजारना नामुमकिन है। मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के 14 साल गुजार दिए और अब तुम मुझे ये सिला दे रही हो। अरे, कब की छोड़कर चली जाती तुम्हें अपने बच्चे को लेकर, सिर्फ इसलिए मैं नहीं गई क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। मैं उस पर से तुम्हारा साया छीन नहीं सकती थी, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत साबित किया, एक बार उसकी तरफ मुड़कर मोहब्बत से नहीं देखा। लेकिन आज तुम अपनी हर हाथ पार कर चुके इब्राहिम। तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपना बचा लेकर। अभी उसने आगे बढ़कर यारम का हाथ थामा ही था कि जोरदार धमाके से दरवाजा खुला। इब्राहिम, अपने बेटे को लेकर जाओ यहाँ से। उसने यारम को पकड़कर इब्राहिम की तरफ दिखा दिया, जबकि अगले ही लम्हे उसका बाप उसे अपने हाथों में काबू कर चुका था और फातिमा को असगर जबरदस्ती कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। छोड़ मुझे घटिया इंसान, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। फातिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे मेरी बुलबुल, इतनी आसानी से छोड़ दूं तुझे? इतनी कीमत दी है तेरी? कसम से, इतने बड़े बच्चे की माँ है फिर भी कमाल दिखती है। छोड़ो मेरी माँ को, वरना जान से मार डालूंगा। यारम गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन इब्राहिम उसे घुटना से अपनी कैब में लिए हुए था। खून जोश मारा था तेरे बेटे का, इब्राहिम संभाल उसे, बच्चों की जान नहीं लेता मैं। वो फातिमा को घसीट कर कमरे में ले जाते हुए बोला, जबकि इब्राहिम जबरदस्ती यारम को कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। अब्बा, छोड़ दो मुझे, वो मेरी माँ को मार देगा, बचाओ अम्मी को। यारम हर मुमकिन तरीके से अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, और जब उसकी माँ की चीखें बुलंद होने लगी, वो जोरों शोर से दरवाजा बजा रही थी, जबकि वो शैतान असगर उस पर हंसते जा रहा था। इब्राहिम उसे घसीटते हुए कमरे में ले आया। जब यारम दरवाजे को पकड़कर चाबियों का कुचा उतारा, जिसके साथ एक छोटा सा चाकू की कीचेन की तलवार पर लटका हुआ था, चीखें बुलंद होने लगी। उसकी माँ ऊंची आवाज में रो रही थी और उसके बाप को मदद के लिए पुकारते, जब यारम ने कीचड़ से चाकू निकालकर अपने ही बाप के पेट में घोंप दिया और फिर मसलसल मारता गया।
हालांकि चाकू का छोटा सा टुकड़ा टूटकर उसके हाथ में आ गिरा था। बाहर से रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर असर घबराकर बाहर निकला और वहां इब्राहिम को जमीन पर तरफ देखकर बौखला गया। फातिमा जल्दी से उसके पीछे आकर इब्राहिम को देखने लगी। इस बच्चे ने कत्ल कर दिया था, उससे पहले कि पुलिस यहाँ पर आ जाए। निकलो यहाँ से। अस्कर जल्दी से बाहर खड़े अपने आदमी को हुक्म देता हुआ भाग गया। यारम, तू जा यहाँ से, उससे पहले कि पुलिस यहाँ पर पहुंच जाए। भाग जा यहाँ से, वो यारम को समझाते हुए बोली, जबकि आंसू मसलसल बह रहे थे। उसका शोर हमेशा के लिए तो छोड़कर जा चुका था, जिसने उसे कभी अच्छी याद तो ना दी थी, बल्कि उसे बेच कर अपनी जिंदगी की स्याह सफात पर अपना नाम लिख दिया था। नहीं अम्मी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बेशक पुलिस आकर मुझे पकड़ कर ले जाए। यारम अपनी माँ का गले लगाकर रोते हुए बोला, लेकिन उसे अपने बाप के मरने का कोई दुख न था। नहीं यारम, तुझे यहाँ तक जाना होगा, तुझे अपनी माँ की बात माननी होगी। तू अपनी माँ का बच्चा है ना, जा चला जाए यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगी। उसे अपने पास रखे हुए कुछ पैसे यारम के हाथ की मुट्ठी में दबाती उसे जबरदस्ती बाइक की तरफ बेचने लगी, जबकि दूर से उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगी। वो यारम के चेहरे पर जा बजा प्यार करती उसे बाहर भेज चुकी थी। पुलिस को खबर यकीनन असर नहीं दी थी। उसे अपने शोहर की मौत का दुख था, लेकिन वो अपने बच्चों को इस इल्जाम में सारी जिंदगी मरते नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने अपने शोहर की मौत का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया गया था, इसलिए फातिमा को कम सजा दी गई थी। 7 साल बाद जब वो जेल से वापस आई, सबसे पहले यार्म उससे मिलने आया था। लेकिन जब यार्म ने उसे यह बताया कि वो क्या काम करता है, तो उसे बहुत ही अफसोस हुआ कि वो अपने बेटे की अच्छी जिंदगी के लिए जेल गई थी और उसके बेटे ने क्या किया, अपने ही राह में अपने ही हाथों से कांटे बढ़ लिए। फातिमा ने उसे वापस भेज दिया और कहा कि वो अब उसकी कभी शक्ल नहीं देखना चाहती, जब तक वो ये सब कुछ छोड़कर नहीं आता। और फिर जयराम कभी वापस ना आया। वो अपनी माँ को बहुत सारे पैसे भेजता, जिसे वो एक अलमारी में बांध रखती। उसने कभी जयराम की रकम खर्च नहीं की थी। वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन और कुरान पढ़ाती और अपना गुजारा करते। आज इतने सालों के बाद वो अपनी पहले की जिंदगी सोचते हुए जयराम का सर अपनी गोद में रखे हुए बैठी थी। आज उसे जन्म से कोई गिला ना था। इतने सालों के बाद अपना बिछड़ा हुआ बेटा देखकर उसकी ममता जाग उठी थी, जो इतने सालों से अपने बेटे के लिए तड़प रहे थे। यारम का कमरा आज भी वैसा ही था। वो हर रोज उस कमरे की सफाई करती थी। वो तो ने बताने वाला था कि रूह के बारे में, लेकिन रूह ने उन्हें इस तरह से रोते देखकर यारम को कुछ भी बताने से मना कर दिया। रूह का इशारा समझकर उसने वक्ती तौर पर उन्हें कुछ भी न बताया था। लेकिन रूह ने यह बात क्यों छुपाई, वो उससे पूछना चाहता था। रूह ने तो उसे और भी बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन फिलहाल वो ये लम्हा जी रहा था जिसमें वो अपनी माँ के साथ था। उसे थोता देखकर फातिमा आहिस्ता से उसके करीब छुपी, जब उसने अचानक उनका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हैं आप? यारम ने पूछा। तू जाग रहा है, मुझे लगा तू सो गया है। कोई लड़कियां है ना, अकेले कमरे में डर जाएंगी, इसलिए जा रही थी उनके पास। तू अब आराम कर, सब बहुत सारी बातें करेंगे। वो प्यार से उसका माथा चूमते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रूह फातिमा बीबी का बेटा कितना प्यारा है ना, मैंने तो आज तक इतना खूबसूरत आदमी नहीं देखा। फातिमा बीबी तो बहुत खूबसूरत है। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ताने को जवाब न मिला तो वह रूह से पूछने लगी। मैं भी यही सोच रही हूँ, रूह मन मनाई। तू कुछ मत सोच, तू शादीशुदा है, उसके बारे में मुझे सोचने दे, ताने ने शरारत से मुस्कुराकर कहा तो तू उसे गुड़ कर रह गई। गुड़ मत यार, इतना खूबसूरत है कि उसके बारे में कोई भी सोच सकता है। वो अभी तक यारम के शहर में हुई भी थी, जबकि रूह को यारम के बारे में तानिया की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अभी उसे यारम से अकेले में बात करनी थी, क्योंकि ये तो पक्की बात थी कि वो उसके लिए यहाँ पर आया है। लेकिन फातिमा बीबी से चुप कर वो उससे कैसे बात करेगी? या हो सकता है कि यारम उनको सब कुछ बता चुका हो। लेकिन फातिमा बीबी को कितना बुरा लगता है ना ये सोचकर कि जिस बेटे से वो इतने सालों के बाद मिली है, वो उनके बगैर ही शादी कर चुका है। फिलहाल बस वो ये सोच रही थी कि किस तरह से यारम से बात करे। थोड़ी देर के बाद ही फातिमा बीबी कमरे में आकर लेट गई, जबकि वो इंतजार करने लगी कि कब वो सो जाए और वो यारम के कमरे में उससे बात करने जाए। और यारम को यकीन था कि वो आज रात उसे मिलने जरूर आएगी और वो उसे अगले पिछले तमाम हिसाबें पाक करेगा। यारम अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था जब उसका दरवाजा बजा। सो मोहतरमा तशरीफ ले ही आई। वो मुस्कुराते हुए उठा, दरवाजा खुला तो सामने अपने आप को शाल से कवर की भी खड़ी थी। यारम, आप फातिमा बीबी के? उसकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं होती कि यारम उसे कमर से खींच कर कमरे के अंदर किया और दरवाजा बंद कर दिया। आप बोलो, क्या बोलना है? बल्कि रुको, तुम चुप रहो, मैं बोलता हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं, हम दोनों ही नहीं बोलते। वो कहते हुए उसके लबों पर झुका और इस्तहाक से उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर साबित की। और फिर उसके लबों से गर्दन तक का फासला तय करने के बाद उसने चंद सेकंड लगाए थे। यारम, मेरी बात। कोई बात नहीं सुनी मैंने तुम्हारी। तुम सुनो मेरी बात। कितना तड़पाया है तुमने मुझे, हर बात का हिसाब चुकाओ, मेरी हर रात का हिसाब दो। सोचना भी मत कि आज रात तुम मुझसे दूर होगी, मेरे पास रहोगे।
आज हर दूरी मिटेगी तो भी अपनी हर सांस की तरफ का हिसाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे इस बात का हिसाब दोगी कि तुम मुझसे इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई। बहुत नाराज हूं तुमसे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, रोक के क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तुम जानती हो ना कि कितनी बेचैनी से इंतजार कर रहा था मैं इस खबर का, और तुम मुझे बिन बताई जहां पर आ गई। रूह जानम के चेहरे को हैरानी से देख रही थी, जबकि जानम अभी तक उसे अपने शिकवे कर रहा था। रूह इस तरह से चुप रहने से तुम बच नहीं जाओगी। बताओ मुझे क्यों नहीं बताया तुमने, इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई तुमने मुझसे। मैं तुम्हारी हर गलती माफ करता हूँ, लेकिन ये गलती माफ नहीं करूंगा। उसका चेहरा अपने हाथों में थामे पूछ रहा था, जबकि वो तो अभी तक शौक थी। जब उसके चेहरे से हवाएं उठते देखकर अब जानम भी परेशान हो चुका था। रूह तुम ठीक हो? जरा ने परेशान से पूछा। मैं माँ बनने वाली हूँ? रू ने हैरानगी से पूछा। क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? वो हैरानगी से यारम को देख रही थी, जबकि यारम उसकी इस तरह से अनजान होने पर खिल उठा। तुम्हें नहीं पता था? वो उसे पूछने लगा। नहीं, आपको कैसे पता चला? यारम आपको किसने बताया? शर्म के मारे रू से नजर तक नहीं उठाई जा रही थी। वो अब तक शौक की कैफियत में उससे पूछ रही थी, जब यारम ने उसका शर्माया हुआ रूप देखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। रू, हम माँ बाप बनने वाले हैं, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। उसे मुस्कुराते हुए रू के माथे पर भी अपनी लब रखे। यारम अब मुझे चलना चाहिए, कोई देख लेगा। रू ने से अलग होते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ लेटो आराम से। आज की रात मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ गुजारूंगा। उसने रू की कोई भी दूसरी बात सुनने बगैर ही बेड पर जगह बनाते हुए उसका सर अपने सीने पर रख दिया। तुमने अम्मी को मुझे ये बताने के लिए क्यों मना किया कि तुम मेरी बीवी हो? वो जयराम के सीने पर सर रख के लेटी थी, जब जयराम ने पूछा। जयराम, आप फातिमा बीबी के इकलौते बेटे हैं। न जाने कितने ख्वाब देखे होंगे उन्होंने आपकी शादी के लिए। न जाने क्या क्या सोच रखा होगा, और अब अगर आप अचानक उन्हें ये कहेंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी मुझे उनसे अजीब सी शर्म आने लगी है। मैं फातिमा बीबी की बहू हूं ना। रूह मुस्कुराई, और उसके अंदाज पर वो भी बेसाता मुस्कुरा दिया। इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बात फिलहाल उन्हें नहीं बतानी चाहिए। हम बाद में उन्हें अपनी शादी के बारे में बताएंगे। रोहित ने आहिस्ता से कहा। वो मेरी माँ है, आज नहीं तो कल तो ये बात उन्हें पता चलनी है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। बाद में भी तो उन्हें ये बात जानकर दुख होगा ना। और वैसे भी उन्होंने खुद मुझे अपने आप से अलग किया था। उन्होंने आपको खुद से अलग किया तो आप तो बिल्कुल ही अलग हो गए। आप उन्हें बाद में जब बात और हालात बताएंगे ना, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हम ठीक से उन्हें समझाएंगे, मैं खुद उन्हें बता दूंगी। और तुम उन्हें ये बात कब बताओगी रू? मैं यहाँ तुम्हें लेने आया था, और ये भी जानता हूँ कि मैं मेरे साथ कभी नहीं आएंगी। शायरम की लहजे में उदासी थी। बता दूंगी शायरम, ठीक है कल ही बता देना। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इतने दिन मुझसे दूर हो। शायरम, मेरा ख्याल से मुझे अभी चलना चाहिए। ये ना हो कि तानिया आप ही जाग जाए। रू उठने लगे जब शायरम ने उसे अपने करीब खा लिया। कितने दिनों के बाद मिली हो और दूर जाने की बातें कर रही हो, वो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? वो एक ही झटके में उसे अपने करीब करते हुए उसके चेहरे पर झुका। यारम, फातिमा अभी भी जाग जाएंगे। रू की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, जब यारम ने उसके लबों पर अपने होंठ रख दिए। शायद वो आज उसे बख्शने के बिल्कुल मूड में न था। यारम, तानिया पे रू, तुम मेरा मूड खराब कर रही हो। किसी और के साथ नहीं हूँ, अपने शोहर के साथ हो तुम। कोई आए जाए, जागे उठे सोए, आई डोंट केयर। मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। जो तुम मेरे साथ किया है ना, उसकी बहुत ही बुरी सजा देनी चाहिए मुझे तुम्हें। लेकिन मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, सारी हिसाब लूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल भी तंग मत करो। अच्छे बच्चों की तरह अपना मुंह बंद रखो और मुझे मेरा काम करने दो, वरना मैं अभी अम्मी को जाकर बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो और हमेशा के लिए ले आऊंगा। यारम कहते हुए उसे फिर से उसके लबों पर झुक था, और इस बार रूह ने कोई भी मजामत ना की, क्योंकि वो जानती थी कि ये आदमी जो कहता है वो करता है। यारम, अब मुझे जाने देना, थोड़ी देर में अजान होने शुरू हो जाएगी, फातिमा बीबी जाग जाएंगे। रूह ने उसके करीब से उठने की एक और नाकाम से कोशिश की, जब यारम ने उसे फिर से पकड़ कर अपने करीब कर लिया। चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक शर्त है। आज उसने नए साल की पहली सुबह, मैं तुमसे इस नए साल का तोहफा मांगता हूँ। यार ने उसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए कहा। मैं आपको तोहफा दे चुकी हूँ, अब मजीद मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। रूह उसका इशारा समझ कर घबरा कर बोली। लेकिन वो तोहफा तो मैंने दिया ना, तुम्हारी बारी तो अब आई है। वो कहते हुए वह फिर से उस पर झुका था। नहीं जाना, प्लीज जाने दे। वो जानती थी कि यहाँ सब मजामतें बेकार हैं, फिर भी नाकाम से कोशिश करने लगी। जबकि यारम उसकी किसी भी बात पर ध्यान दिए बगैर अपने काम में मगन था। जब अजान शुरू हो गई। यारम, छोड़े मुझे। वो उसके पीछे धकेल कर बाहर भागी थी, जबकि यारम उसकी स्पीड देखकर हंसने लगा। उसकी बात ठीक थी। अगर यारम अचानक अपनी माँ को यह कहता कि वो शादी करके आया है, तो कितने बुरा लगेगा। लेकिन रूह को उनसे शर्म क्यों आ रही थी? मोहतरम के लाजिक ही अजीब है। वो मुस्कुराते हुए दोबारा लेट गया। तुम पास नहीं होती तब भी नींद हराम होती है, तुम पास होती हो तब भी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है।
रू बेबी, क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनी हुई हो? वो एक बार पूर्ण अंगड़ाई लेकर अपने ऊपर कमर डालने लगा। जब नजर इस जगह गई जहां भी थोड़ी देर पहले रू उसके साथ ही, वो बेसाता मुस्कुराया। बहुत जालिम हो यार। वो इस जगह पर हाथ फेरते हुए सोने की कोशिश करने लगा। वो जल्दी से कमरे में आई और अपनी जगह पर लेट गई, जबकि तकरीबन 2 मिनट बाद ही फातिमा बीबी ने उसे पुकारना शुरू किया, रू उठ, नमाज पा ले। उनके कहने की देर थी कि वो उठकर बैठ गई। अरे, ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? मैंने तो आते हुए बंद किया था। फातिमा बीबी सोचते हुए उठी। वो मैं पानी लेने गई थी। रू ने फौरन झूठ बोला। फातिमा बीबी हमें खिलाती हुई उठकर वॉशरूम में चली गई। अल्लाह पूछे आपको यारम, नए साल की पहली सुबह ही मुझसे झूठ बुलवाया, पूरे साल ही झूठ बोलते रहोगे। वो यारम को कोसती हुई उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। क्या हुआ रू, तुझे इतनी नींद आ रही है? रात को ठीक से नहीं सोई क्या? फातिमा बीबी ने उसे सुस्त देखकर पूछा। अब उनको क्या बताती कि उनके बेटे ने सारी रात उसे एक बात को भी सुनने ना दिया था। नहीं फातिमा बीबी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो ठीक नहीं लग रही। आज मेरी रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाएगी ना, तो वहां से अपना भी चेकअप करवा लेना। हो सकता है कोई खुशखबरी ही हो। फातिमा बीबी ने प्यार से उसके गाल को छुआ। खुशखबरी है, मुझे पता है। रू ने शर्माते हुए कहा तो फातिमा बीबी खुशी से खिल उठी। क्या सच? तुझे कैसे पता चला? फातिमा बीबी ने पूछा तो वो घबराकर इधर उधर देखने लगे। जब यारा ने पीछे से उन्हें पुकारा, अम्मी कुछ बनाते, बहुत ही भूख लगी है। वो लाड से उनके गले में बाहें डालकर बोला, मेरा बच्चा अभी बनाती हूँ। बल्कि तू, तुझे पराठा बनाकर देखी, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। फातिमा बीबी ने तारीफ की। अरे अम्मी, उसका तो मैं खाता रहता हूँ, आपका बहुत ही अरसे से नहीं खाया। जाना बेसाता बोला तो रूस को घूरने लगी, जबकि फातिमा बीबी हैरान और परेशान नजर से उसे देख रही थी। मेरा मतलब है कि मुझे मेरी अम्मी के हाथ का पराठा खाना है और किसी के हाथ का नहीं। इशारा ने बात बदली। फातिमा बीबी मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ जब तक तुम उतानिया जाओ और रिपोर्ट लेकर आओ। फातिमा बीबी ने कहा। बल्कि ऐसा करो, थोड़ी देर रुक जाओ यारम, खाना खा लें, फिर तुम दोनों अपने साथ लेकर जाएंगे। कहाँ बाजार में हवार होती फिरोगी? माहौल नहीं है लड़कियों को अकेले बेचने का। फातिमा बीबी जानबू कहती हुई किचन में जा चुकी थी, जबकि रू नजर तनी पर गाड़ी न जाने क्या सोच रही थी। जब अपने गालों पर नरम लम्स महसूस हुआ, रू ने चौंक को देखा। यारम क्या कर रही है यहाँ पर? रू आगे पीछे देखती एक झटके से पीछे हुई थी। मैंने क्या किया है? यारम ने मासूमियत से कहा। यारम, आपका ना ये मासूमियत सूट नहीं करती, तो ड्रामे मत किया करे। वह उंगली उठाकर बोली। जब यारम ने वही उंगली पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीटा और अब निशाना उसके होंठ थे। उसके लबों पर भरपूर मोह साबित करके अब वो 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ था। अगर मासूमियत सूट नहीं करती तो दिखाने भी नहीं चाहिए। मुझ पर सिर्फ रोमांस सूट करता है, यही कहना चाहती थी ना तुम? वो आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था जब फातिमा बीबी की आवाज आई। आ जाओ यारम, पराठा बन गया है। फातिमा बीबी की आवाज पर वो हंसते हुए किचन में चला गया, जबकि रूह का नींद से बुरा हाल हो रहा था। अल्लाह पूछे आपको यारम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही अब मेरे साथ। मैं आपसे कहना चाहता था कि इस दूसरी लड़की को मेरे साथ बेचने की क्या जरूरत है? सिर्फ रूह को ही बेचे ना। वो बड़े मजे से उन्हीं के हाथ से पराठा खाते हुए बोला। क्यों? रूह भी तो एक लड़की है, उसे मैं तेरे साथ इस तरह से क्यों भेजूं? वो उसे घूर कर पूछने लगी। अम्मी, अगर आपको ये लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आपको ये पता है कि रूह मेरी बीवी है, तो ये आपकी गलत फहमी है। यारम ने भरपूर अपने डिम्पल्स की नुमाइश करते हुए कहा। अच्छा, तो तुझे सब पता है? इस पर फातिमा बीबी मुस्कुराई थी। जी हाँ, मुझे सब पता है। आपको क्या लगता है कि वो आप ऐसे ही किस लड़की को बाहर इतनी देर अपने बेटे के पास खड़ा कर देंगी? और मुझे ये भी पता है कि आप आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ये बात जानती हैं। मैं आपको कल रात सब बताने वाला था, पर रू ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती ये बात आपको दुख पहुंचाए। उसे लगता है कि मेरी शादी के बारे में सुनकर आपको बुरा लगेगा। और मैं जानता हूँ कि आप उस दिन से सब जानती है जिस दिन हमने पहली बार फोन पर बात की थी। रूह का नाम आप लेकर पुकारना ये मुझे शक में डाल गया था, लेकिन मैं आपसे ज्यादा देर ये बात नहीं छुपा सकता था, वो भी तब जब मैं जानता था कि आप सब कुछ सच जानती हैं। यारमनू का हाथ चुमा। वो लड़की बचपन से जानती है मेरी हर बात। वो अपना सारा वक्त मेरे साथ गुजारती थी। मैं अक्सर उसे बताती थी कि मेरा बेटा आएगा, उसकी शादी करूंगी। कुछ ख्वाब थे जो मैंने सजाए थे तेरी शादी के लिए, इसलिए रूह को लगा कि मुझे बुरा लगेगा तेरी शादी का सुनकर। लेकिन सच तो यह है कि तेरी शादी का रूह के साथ सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। वो क्या सच में मां बनने वाली है? फातिमा बीबी ने मुस्कुराकर पूछा तो यारम ने हामी सर हिलाया। मैं दादी बनने वाली हूँ। फातिमा बीबी की खुशी की कोई इम्तहान आती, जबकि यारम उनकी खुशी देखकर बहुत ही खुश था। अब तो सारे गलत काम छोड़ दे, सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोच। फातिमा बीबी की कहने की देर थी, यारम का मूड फिर से ऑफ हो गया। अम्मी, आप सब कुछ जानती है, फिर भी इस तरह से क्यों कहती है? मैं ये काम नहीं छोड़ता और ना ही कभी छोड़ने का इरादा रखता हूँ। वो बस इतना कहकर उठकर कमरे में चला गया, जबकि फातिमा बीबी आज भी उसे इस रास्ते से हटा ना पाई थी जिस रास्ते पर वो 12 साल की उम्र से चला था।
यारम जी, दुबई तो हमारे मुल्क से बहुत ही अलग होता होगा ना। वैसे हमारी रूह भी 5 महीने दुबई में रह कर आई है, लेकिन वो दुबई के बारे में ज्यादा बात नहीं करती। वो कहती है कि पाकिस्तान ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप तो इतने साल से दुबई में थे, तो बताए ना कि दुबई को कैसा लगता है। तानिया उसके सामने बैठी दुबई की बातें कर रही थी, जबकि रूह बार बार दरवाजे से जाकर यह देखने की कोशिश कर रही थी कि आह तानिया उसके शोर से क्या बात कर रही है। जबकि कल रात तानिया का यारम की खूबसूरती पर तबसरा उसे पसंद आया था। तानिया उसे पैर खड़ा देखकर दांत पीसते हुए बाहर आई। क्या मसला है तुझे? कोई काम कर, मुझे उनसे बातें करने दे। क्या पता तेरे साथ साथ मैं भी दुबई चले जाऊं। तानिया ने तो जाने को कहा। आप कैसे चले जाएंगी तानिया बाजी? रूह ने हैरान होकर उससे पूछा। आखिर उसके इरादे क्या थे? अरे बेवकूफ लड़की, जिसे मैंने दिल दिया है ना, वो तो बेगैरत मुझे छोड़कर चला गया। अब अपनी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ तो सोच रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर ट्राई करूं। वैसे भी माशाल्लाह से इतने खूबसूरत है, हमारा तो पूरा खानदान जलकर राख हो जाएगा। अब अगर मेरी शादी उनके साथ होगी तो हम दोनों दुबई जाएंगे, तू अपने शोहर के साथ और मैं यारम जी के साथ। तो अपना काम का मैं ट्राई मारती हूँ। तानिया ने उसे सारी बात समझाकर वहां से जाने का इशारा किया, जबकि जानम के पतले कान उनका सारा प्लान सुन चुके थे। रूह का चेहरा देखकर जरम का दिल जाके क्या कहा लगा कहने से, लेकिन अपना क्या कंट्रोल करने में उसका चेहरा शुरू हो चुका था। तानिया जी, मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज थोड़ी देर मुझे कंपनी देना। जानना तानिया के पीछे से आगे कहा। और रूह जी, तब तक एक कप चाय बना दीजिए। जानम ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए ऑर्डर दिया, जबकि तानिया उसके साथ आकर वापस बैठ गई और रूह उसकी चक्कर देते हुए बाहर चली गई। जनाब को चाय चाहिए और कंपनी चाहिए तानिया बाजी की। वो एक एक बर्तन पटकती हुई अपना रोना रो रही थी, जबकि फातिमा भी कब से उसके पीछे आकर खड़ी हुई थी। उसे पता भी ना चला। रू, क्या कर रही हो बेटा? बर्तन टूट जाएंगे। वो अपनी हंसी छुपाए पूछ लगी। कुछ नहीं फातिमा बीबी, चाय बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली। जब देखते ही देते रू ने पत्ती के दो नहीं बल्कि 4-5 चम्मच बढ़ाकर डाल दिए। रूह बेटा, ये क्या कर रही हो? इतनी कड़वी चाय किस लिए बना रही हो? फातिमा बीबी परेशानी से आगे बढ़कर उसे पूछने लगी। फातिमा बीबी, उनके सर में दर्द है, इसलिए कड़वी चाय पी लेंगे तो जल्दी आराम आएगा। फिर हमने जाना भी तो है आपकी रिपोर्ट्स लाने। रूह अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए चाय की पत्ती वाला डिब्बा बंद करने लगी, जबकि फातिमा बीबी अपनी बेटे की शरारत पर उसके मिलने वाली सजा के बारे में सोचकर बहुत ही खुश थी। जाई फातिमा बीबी, ये चाय अपने बेटे को दिया है। उसने ट्रे उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तूने बनाई है तो तू जाकर ही दे। फातिमा बीबी मुस्कुराते हुए सब्जी काटने लगी और ड्रू ट्रे उठाकर बाहर निकल आए। अभी ड्रू ने कमरे में कदम रखा ही था जब फातिमा बीबी ने तानिया को आवाज देकर उसे अपने पास बुलाया और उठकर बाहर चली गई। जरम के जुबान का जायका तो चाय का पहला सिप लेते ही बहुत ही खराब हो चुका था। ये चाय बनाई है तुमने? ऐसी होती है चाय? तानिया के जाते ही वो फट पड़ा। हाँ, चाय बनाई है और ऐसी चाय बनानी आती है मुझे। वो भी कमर पर हाथ रख के लड़का औरतों की तरह बोली। जब जरम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया। बहुत खराब चाय बनानी आती है तुम्हें, लेकिन क्या है ना कि मुझे उसका जायका ठीक करना आता है। उसके लबों पर अंगूठा फिरते हुए बोला। नहीं जारम, तानिया बाजी वापस आने वाली होंगी। वो फासला कायम करने की कोशिश करने लगी, जबकि जारम ने एक झटके से उसे अपने करीब खा लिया। तो मैं क्या करूं? तुमने मुझे इतनी कड़वी चाय बनाकर दिया, अब कुछ मीठा हो जाए। नहीं जारम, तानिया बाजी उसकी बात मुंह में ही रह गई। उसके अंदाज में शिद्दत देखकर रूह ने पीछे हटने की नाकाम कोशिश की। जब तानिया की कदमों की आवाज सुनकर जारम ने उसे खुद से दूर किया। जारम जी, आपने चाय पी ली, चले। वो क्या है ना कि रूह को भी हमने चेक करवाना है, वरना ये हमारे साथ नहीं आना चाहती थी। तानिया ने मुस्कुराते हुए बताया, जबकि वो ये बात नोट ना कर पाई कि उसके कुछ फासले पर खड़ी रूह अपनी हालत को नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जबकि जारम आराम से बैठा चाय पी रहा था। लगता है चाय बहुत ही अच्छी बनी है, तानिया ने मुस्कुराकर कहा। जारम भी मुस्कुराया। उससे ज्यादा मजेदार चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। शायद आप बनाती तो उससे भी ज्यादा अच्छी बनती। यार ने चाय का आखिरी घूंट पड़ा, उसे जलाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि ताने भी कमरे से बाहर निकल गई। आप बनाती तो इससे भी ज्यादा अच्छी बनती, उसकी नकल उतारती हुई पीछे आई।